सो गाइस, मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा फाड़ू एकदम ब्रांड न्यू मंगा लेकर आ गया हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो इस मंगा में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, ना जाने कैसे। एंड वहां पर उसे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कन्या दिखती है एंड ना जाने क्यों वो कन्या उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है कि हमारा हीरो अर्थ पे भी आ सकता है, यानी कि वो दूर दुनिया के बीच आराम से ट्रेवल कर सकता है। और वो कैसे, ये सब जानने को मिलेगा आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक काफी ज्यादा बड़ी स्कूल बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर हम एक लड़के को बैठा हुआ देखते हैं एंड ना जाने वो क्या ही सोच रहा था। एंड उसके बाद हम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखते हैं एंड बैकग्राउंड में से इसी लड़के की आवाज आती है कि इस लड़की का नाम है शिया चू एंड ये हमारे कॉलेज की टॉपर भी है। ये स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी है, एक टाइप से तुम इसे एक ऑलराउंडर कह सकते हो। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा प्यारी भी है, हर किसी से अच्छे तरीके से बात करती है एंड हर किसी को अच्छे तरीके से समझती भी है। एंड हमारे एकेडमी में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो इसे पसंद ना करता हो। एंड वहीं भीड़ में हम उसी लड़के को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है और वो सोच रहा था कि आखिर मेरे बारे में क्या, मेरे जो लुक्स हैं वो भी एवरेज हैं, मैं किसी और भी काम में कोई भी अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ने में भी कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, और जब मैं अगर भीड़ में खड़ा हो जाऊं तो मुझे तो भैया कोई नोटिस भी नहीं करता कि ये कौन है। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरी यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं 9 to 5 वाली एक जॉब कर रहा हूँ जिसमें मैं सुबह सुबह 9 बजे काम पर जाया करूंगा और शाम को 5 बजे वहां से लौट कर आ जाया करूंगा। एंड इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी खास इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। एंड इतनी फालतू की लाइफ मुझे अपनी आंखों के सामने अभी दिख रही है कि बस मेरी जिंदगी का यही एक काम है, एक लौता मकसद। एंड उसके बाद हमारा हीरो बेचारा अकेला धुएं की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा था लेकिन सीनियर सिस्टर के लिए बिल्कुल इससे डिफरेंट होने वाला है। वो एच सिटी की जो शिया फैमिली है उसकी बेटी है, वो ग्रेजुएशन के बाद अपनी फैमिली का बिजनेस संभालेगी एंड उसकी फैमिली का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। जो मेरी सिस्टर है और मैं वो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में हैं एंड हम दोनों एक ही दुनिया में कभी आ भी नहीं सकते। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर का मतलब बता देता हूँ। सीनियर सिस्टर का मतलब होता है सेनपाई, यानी कि आपसे आगे की क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट, यानी कि वो उसकी सीनियर हैं। लेकिन अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि हमारे हीरो के कंधे पर कोई लड़की अपना हाथ रखती है एंड ये और कोई नहीं शिया चू होती है। वो हमारे हीरो के कंधे पर अपना हाथ रख के उसके पास आकर बोलती है, ब्रदर शूफेई आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो क्लास के टाइम पर। मैं हम दोनों के लिए मिल्क और ब्रेड लेकर आई हूँ, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। एंड उसे इतना पास देखकर जो हमारा हीरो शूफेई होता है वो काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगता है। आफ्टर ऑल भाई इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास आकर चिपक जाएगी और बोलेगी चलो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो दिल में अरमान उठते हैं। सो अगले मोमेंट में हमारा हीरो शूफेई उससे डिस्टेंस मेंटेन करके बोलता है, सिस्टर आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी करने के लिए बहुत सारे काम है, इसलिए मैं आपके साथ बाद में वक्त बिताऊंगा। एंड सच में मैं इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हूँ, आप समझ सकते हो ना। उसके बाद हम देखते हैं जो शिया चू होती है वो शूफेई से बोलती है तो कैसा रहेगा अगर हम कल एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मुझे कल भी काफी सारे काम हैं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर। एंड गाइस उस टाइम पर जो शूफेई होता है वो सोच रहा था एक नाकारा सा लड़का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की पर डोरे डालता है एंड वो लड़की भी उससे पसंद करने लगती है। ऐसा सब कुछ सिर्फ किस्से कहानियों में होता है एंड मैं भी इसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता। एंड मुझसे दूर रहना इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगी, मेरे पास रहेगी, तो लोग इसके बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे। एंड जो शूफेई होता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शिया छुपी से उसका कॉलर पकड़ लेती है एंड वो उसे पकड़ने के बाद वहीं पर रोने लगती है। एंड वो बोलती है क्या सच में मैं आपको इतना ज्यादा परेशान कर रही हूँ जूनियर ब्रदर। एंड हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेज तरीके से रो रही थी एंड ये देखकर जो शूफेई था वो भी बहुत ज्यादा हैरान था कि हैं। एंड उसके बाद जो शिया चू होती है वो शूफेई से बोलती है या फिर आप ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको प्रपोज किया था तो आप काफी ज्यादा डर गए थे, या फिर मैंने प्रपोज करने में जल्दबाजी कर दी थी। एंड उसके बाद शिया चू रोते हुए बोलती है आप कितने ज्यादा अच्छे हो जूनियर ब्रदर, एंड मैंने आपको प्रपोज इसीलिए कर दिया जल्दी क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कोई और आकर आपको प्रपोज ना कर दे और आपको मुझसे दूर कर देगा। प्लीज आप मुझसे दूर मत जाइए ब्रदर। एंड जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई आपको मुझसे छीन लेगा और मुझसे उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको प्रोफेस कर दिया। एंड उसके बाद हम शूफेई को देखते हैं जो बोलता है कि सीनियर सिस्टर मैं वो उससे आगे कुछ बोल नहीं पाता। वो उस टाइम पर सोच रहा था वैसे अगर मैं बताऊं तो मेरा और मेरी सीनियर सिस्टर का रिलेशनशिप काफी अच्छा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन पिछले हफ्ते जो इन्होंने मुझे प्रपोज किया और एक कन्फेशन किया उसके बाद से चीजें बदलना शुरू हो गई।
एंड दोस्तों उसके बाद हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हॉस्टल ही है शायद, वहाँ पर हमें अंदर से आवाज आती है कि थर्ड ब्रदर। एंड उसके बाद हम एक लड़के को शूफेई के पास आकर बोलता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी शूफेई बोलता है कि अरे यार मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। लेकिन तभी वो लड़का बोलता है कि अरे अरे बाहर तो देखो जरा सीढ़ियों से, आपके लिए वहाँ पर बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। सो शूफेई उससे बोलता है कि क्या नीचे, आखिर नीचे क्या हो रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जब शूफेई और वो लड़का खिड़की के पास आकर देखते हैं, सो भैया यहाँ पर तो हमारे हीरो की हालत खराब हो जाती है कि वो किसी चीज को देखकर अत्यंत बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड वो देखता है कि नीचे शियाचू होती है और वो बहुत सारी वहाँ पर मोमबत्तियां जलाकर ना जाने क्या कर रही होती है। एंड पीछे से शूफेई की आवाज आती है कि क्या वो नीचे सीनियर सिस्टर है, आकर वो वहाँ पर कर क्या रही है। एंड दोस्त हम देख ही सकते हैं वहाँ पर वो कर क्या रही होती है। उन्होंने जापानीज में हमारे हीरो के लिए आई लव यू लिखा होता है और लिखा होता है कि स्टूडेंट शूफेई आज से हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, है ना। एंड दूसरी तरफ जो वो लड़का होता है वो शूफेई को बोलता है कि वाह रे क्या बात है मियां, तू तो बड़ा बाजीगर निकला। एंड दूसरी तरफ हमारा शूफेई उस शियाचू के बारे में सोच रहा था, मैं बस सीनियर सिस्टर से कुछ हफ्ते पहले ही मिला हूँ और फिर भी उन्होंने मुझे इस तरीके से प्रपोज कर दिया, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड उसके बाद वहाँ पर जो जनता जनार्दन थी वो आपस में बात करने लगती है कि भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके से किसी ने किसी को प्रपोज किया हो। भाई इस लड़की में कितनी हिम्मत है यार, ये यहाँ पर नीचे बैठकर इस लड़की को प्रपोज कर रही है। एंड हम देखते हैं कि उनकी जो बातें होती है वहाँ पर एक लड़की सुन रही होती है। एंड उसके बाद वो लड़की शियाचू के पास आकर उससे बोलती है कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी ए की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो एंड यहाँ के जितने भी लड़के हैं वो तुम्हें किसी गॉडेस से कम नहीं समझते। लेकिन अब देखो तुमने जो ये किया है ना, इसकी वजह से लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या तुम सच में एक ऐसे भद्दे से लड़के के साथ रहना चाहती हो जो किसी काम का नहीं हो? हाँ। सो उसके बाद शियाचू उस लड़की की तरफ देखकर बोलती है, अच्छा तो इसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। एंड उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है जरा मुझे बताओगी? शियाचू की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा उससे गुस्से में बोलती है, शियाचू तुम हमारे यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो और सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस तरीके से एक भद्दे से लड़के को प्रपोज कर रही हो? एंड देखो तुम जो सबसे खूबसूरत लड़की है उसने एक नॉर्मल से लड़के को प्रपोज किया है तो उसके लिए शायद से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए क्योंकि जो दूसरे लड़के हैं वो उससे जेलस हो सकते हैं। सो तभी शियाचू बोलती है, हाँ मुझे भी जूनियर ब्रदर के लिए थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए वो। सो तभी वो लड़की उस पर चिल्लाकर बोलती है, तो तुमने आखिर इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी तो कर दी है, तुम्हें ऐसी चीजें करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। सो तभी शियाचू अपने आप को मारते हुए बोलती है कि अरे नहीं यार मैंने तो इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो लड़की शियाचू को देखकर सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे इसको एक अच्छा सा डोज देने की जरूरत है, नहीं तो वरना ये ऐसे तो मेरी बात नहीं मानेगी। उसके बाद वो लड़की शियाचू से बोलती है, तुम्हें पता है कि कल मैंने शूफेई और उसकी क्लास की कुछ दूसरी लड़कियों को एक साथ लाइब्रेरी जाते हुए देखा है। तुम्हें शायद से मेरी बात पर यकीन नहीं होगा लेकिन वो सच है। सो जैसे ही वो उस लड़की की बात सुनती है शियाचू अपनी जगह से खड़ी होती है। एंड उसके बाद शियाचू बोलती है कि ठीक है अब मुझे करना ही होगा, मैं उन्हें कन्फेस करूंगी, मेरे जूनियर ब्रदर के लिए मैं कुछ भी करूंगी। एंड उसके बाद जो शियाचू होती है वो वहीं से चिल्लाती है कि जूनियर ब्रदर शूफेई मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एंड दूसरी तरफ जैसे ही शूफेई ये बात सुनता है भैया उसको तो हालत खराब हो जाती है। एंड उसके बाद वहाँ पर जो दूसरे लड़के थे वो उसे पकड़ लेते हैं। एंड एक उससे बोलता है, भाई तू तो हमारे ग्रुप में सबसे छोटा है लेकिन सच में तूने हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, आखिर कैसे? मुझे भी कुछ पैतरे सिखाना। दूसरा लड़का बोलता है, सच में मुझे तो इतना सा भी यकीन नहीं था कि कोई लड़की तुझे पसंद करेगी। एंड कोई लड़की छोड़ दे तो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की सीनियर सिस्टर है। अगर सच में मुझे ये बात पहले पता होती ना तो मैं तेरा खून कर देता साले। लेकिन अगले मोमेंट में हमारा हीरो उन दोनों से थोड़ा दूरियां बनाकर वहां से एक छलांग मारता है किसी बिल्ली की तरह और बोलता है, अरे यार ऐसे सपने देखना बंद करो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसा इम्पॉसिबल है कि मैं और सीनियर सिस्टर दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बिस्तर पर जाकर वहां लेट जाता है एंड वहीं वो अपने बिस्तर से चिपक जाता है। एंड ये देखकर वो दोनों लड़के भी काफी हैरान थे कि भाई ये रहने दो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। एंड उसके बाद वो दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम सीरियस हो सच में? सो तभी शूफेई बोलता है कि मुझे इस तरीके से परेशान मत करो, मैं बस सोना चाहता हूँ। सो तभी वो दोनों लड़के हमारे हीरो के पास आकर बोलते हैं, जो सीनियर सिस्टर हैं वो तुझसे अपना प्यार कन्फेस कर रही हैं और तू यहाँ पर। सो तभी शूफेई चिल्लाकर बोलता है, मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है एंड मैं उसके कन्फेशन का भी कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। एंड मैं अभी उसके कन्फेशन को कोई जवाब नहीं देना चाहता, इसका मतलब ये है कि मैं उसके कन्फेशन को इनकार करता हूँ। जैसे ही वो एक लड़का उसकी बात सुनता है वो उसे उसके गद्दे के साथ उठा लेता है एंड बोलता है, साले तुझे थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तू कितना ज्यादा लकी है, भगवान ने तुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। सो तभी दूसरा बंदा उसे रोकते हुए बोलता है, अरे ठीक है तू तो थर्ड ब्रदर को जानता ही है यार, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसके कन्फेशन को इसलिए मना कर रहे होंगे क्योंकि उनकी भी कुछ डिफिकल्टी होंगी, वो हमें नहीं बताना चाहते हैं डिफिकल्टीज के बारे में।
सो गाइस, अगर देखो तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस सीरीज पर हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है जिसे तुम आराम से कंप्लीट करवा दोगे। इसमें सिर्फ तुम्हें 500 लाइक्स का जो एक टारगेट है उसे कंप्लीट करना एंड सिर्फ 100 कमेंट्स करने हैं। सो तुम ऐसा जल्दी से करवा दो यार प्लीज। एंड उसके लिए इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो। एंड दूसरी तरफ शूफे सोच रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो इस वक्त वहाँ पर नीचे बहुत ज्यादा एम्ब्रेसमेंट फील कर रही होंगी एंड मैं उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। एंड उसके बाद वो सोचता लेकिन मैं सीनियर सिस्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, उनके लिए तो कोई राजकुमार ही होगा एंड जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग है वो उनके लिए सही पर्सन होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता और शायद हमें पिछले टाइम का कोई सीन दिखाया जाता है। वहीं एक जगह पर हम कुछ लोगों को देखते हैं, वहाँ पर एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप में से आवाज आ रही होती है कि भैया सीनियर ब्रदर गाओ यांग कितने ज्यादा हैंडसम और कितने ज्यादा जेंटल है यार। कोई दूसरा बंदा बोलता है हाँ वो हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी तो हैं और वो हमारी यूनिवर्सिटी ए के सबसे ज्यादा हैंडसम पर्सन भी हैं। एंड उसके बाद हम सीनियर ब्रदर गाओ यांग को देखते हैं जो कुछ लड़कियों से बोलते हैं हे ये लाइब्रेरी है, इसी वजह से प्लीज। हाँ वो इशारों से उन सभी को शोर कम करने के लिए बोल रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो हमारे हीरो शूफे के आकर सामने खड़ा हो जाता है। एंड जो शूफे होता है वो वहाँ पर मस्त आराम से पढ़ रहा होता है एंड गाओ यांग उसके पास आकर बोलता है तुम जूनियर ब्रदर शूफे हो है ना, मैं गाओ यांग हूँ। उसके बाद शूफे अपनी कुर्सी पे से उठने लगता है। सो पीछे से उसी गाओ यांग की आवाज आती है कि जूनियर ब्रदर आपको इतना ज्यादा नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद गाओ यांग हमारे हीरो से बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ शिया चू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। हाँ उससे रिलेटेड ही बात है। एंड दूसरी तरफ हम शूफे को देखते हैं जो कि लड़की की तरह भाई यहाँ पर पोज क्यों मार रहा है। एंड इसके जो फेस एक्सप्रेशंस भी ना, वो बोलता है सीनियर ब्रदर मैं और सिस्टर शिया चू बस कुछ टाइम पहले ही मिले हैं एंड हमारा आप जैसा सोच रहे हो वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो तभी जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो बोलता है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं शिया चू का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ। सो जैसे ही हमारा हीरो की ये बात सुनता है कि फ्यूचर हस्बैंड भैया, वो तो पूरा हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद ये सीनियर ब्रदर गाओ यांग बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ के जो एल्डर्स थे उन्होंने हमारी इस शादी को पक्का कर दिया था, लेकिन जो शिया चू है वो इसे लगातार इनकार करती रही एंड वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें इतनी बात तो पता होगी कि मैं हार नहीं मानता मैं उस पर हार मानने वाला भी नहीं हूँ। और जो जूनियर ब्रदर शूफे हैं वो भी हमारा इसमें सपोर्ट करेंगे है ना, हम दोनों को एक साथ लाने में। सो उसकी बात का हमारा हीरो कोई जवाब नहीं दे पाता, वो काफी ज्यादा उस टाइम पर परेशान होता है। एंड उसके बाद जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो बोलता है शिया चू को उसके पिता ने उसका उत्तराधिकारी चुना है, यानी कि वो उसकी फैमिली का पूरा बिजनेस संभालने वाली है। एंड उस टाइम पर उसे एक ऐसे पति की जरूरत होगी जो उसे संभाल सके, उसके करियर को संभाल सके, उसके बिजनेस को संभाल सके, ना कि उसे किसी को संभालने की जरूरत हो। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो शूफे से जवाब देता है कि देखो अगर सीनियर सिस्टर तुम्हें पसंद करती होंगी तो वो तुमसे शादी कर लेंगी एंड अगर वो तुम्हें पसंद करेंगे तो मेरा भी वादा है कि मैं तुम दोनों का साथ जरूर दूंगा तुम दोनों को एक साथ लाने में। की पसंद, तुम्हें क्या लगता है अगर वो मुझे पसंद करेगी तो इससे उसका सारा का सारा बिजनेस अपने आप ही संभल जाएगा, उसके जो 10 of thousands of dollars हैं वो अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे। हाँ तुम्हें क्या लगता है अगर वो मुझे पसंद करेगी तो उसके जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ पैसे हैं जो शेयर मार्केट में हैं, उनकी वैल्यू है जितनी, वो ऐसे ही अपने आप मैनेज हो जाएंगे। हाँ क्या सिर्फ प्यार उसे अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए काफी होगा? क्या सिर्फ प्यार के जरिए ही वो इतनी बड़ी कंपनी को संभाल लेगी? हाँ क्या प्यार के सहारे ही वो अपनी सारी जिंदगी गुजार लेगी परेशानी में? हाँ एंड उसके बाद गाओ यांग हमारे हीरो से बोलता जूनियर ब्रदर शूफे अगर शिया चू एक मामूली सी खूबसूरत लड़की होती तो वो जिसको चाहे उसे को अपने लिए चुन सकती, यानी कि वो जिस भी पर्सन से शादी कर सकती जिसे वो चाहती। लेकिन इस टाइम पर वो शिया फैमिली के बिजनेस को संभालने वाली उत्तराधिकारी है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी के साथ कुछ भी कर पाएगी। एंड उसके बाद गाओ यांग हमारे हीरो की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए बोलता है बस एक लापरवाही का कदम उसकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। एंड उसके बाद गाओ यांग हमारे हीरो को डराते हुए बोलता है कि और उसका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा अगर वो एक नालायक निकला तो वो शायद से उसकी मौत का कारण बनेगा। एंड जैसे ही शूफे उसकी ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड घबरा भी जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वहीं कॉलेज बिल्डिंग की एक सीन दिखाया जाता है। एंड वहीं पर हम शूफे एंड शिया चू को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ हमारा हीरो शिया चू से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपने उस टाइम पर मुझे जो प्रपोज किया था उसका आंसर मैं इस बार देने आया हूँ। सो जो सीनियर सिस्टर होती बोलती कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं शिया चू बोलती है मैं तब तक वेट करूंगी जब तक जूनियर मुझे
मुझे पसंद नहीं करने लगते। सच में पिछली बार मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आपको प्रपोज कर दिया, उसके लिए माफ कर देना। वो सब कुछ बिल्कुल अचानक ही कर दिया मैंने। एंड उसके बाद शियाचू उसे टाटा बाय बाय करते हुए उसे वहां से जाने लगती है और बोलती है अगर आप मुझसे और कुछ कहना नहीं चाहते तो फिर मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है। एंड उसके बाद शियाचू हमारे हीरो को देखकर बोल कि कल भी मैं आपके लिए मिल्क और ब्रेड लेकर आऊंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताएंगे, ओके। और दूसरी तरफ हमारे हीरो की हालत तो भैया बहुत ज्यादा खराब लग रही है। एंड उसके बाद हमारा हीरो हम देखते हैं एक कॉर्नर में से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाने लगता है एंड वहां पर कुछ लड़के भी खड़े हुए थे। एंड उसके बाद तुरंत ही शूफेई एक बंदे से टकरा जाता है क्योंकि वो किसी चीज को देख ही नहीं रहा था। एंड हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं गाओ यांग होता है जो अपनी दूसरी तरफ मुड़कर देखता है। तो वो देखता है कि अरे ये तो, एंड तभी जो शूफेई होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर यांग। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गाओ यांग से बोलता है अरे ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया, आप भी यहाँ पर मुझे मिल गए, आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हम गाओ यांग को देखते हैं जो शूफेई से बोलता है कि मेरे साथ आओ। एंड दूसरी तरफ जो उसके बंदे होते हैं वो शूफेई को पकड़ लेते हैं। एंड हमारे हीरो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वही बड़ी सी यूनिवर्सिटी में उसी के छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शूफेई और गाओ यांग को एक दूसरे से बात करता हुआ देख रहे थे। वहाँ पर गाओ यांग हमारे हीरो से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जो पिछली बार कहा था वो बात तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आई है ना, तुमने उस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठाया नहीं। सो शूफेई उससे बोलता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सीनियर सिस्टर के बारे में कभी भी उस तरीके से नहीं सोचा। बाप रे, सच में उसके और मेरे बीच कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगले मोड़ में जो गाओ यांग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे हीरो को एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से शूफेई का एक वो चश्मा होता है वो भैया कहीं उड़ जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं गाओ यांग मस्त आराम से खड़ा हुआ है एंड उस पंच की वजह से शूफेई नीचे जमीन पर गिर जाता है। एंड उसके बाद गाओ यांग बोलता है तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है, हाँ तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन कर लेगा, अगर वो मरा हुआ होगा तब भूत यकीन करेंगे तुम्हारी बातों पर। दूसरी तरफ हमारा शूफेई जख्मी हालत में उसे बोलने की कोशिश करता है कि सीनियर ब्रदर आप मुझे गलत समझ रहे हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन तभी जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो हमारे हीरो की तरफ चिल्लाकर बोलता है आज मैं तुम्हें इस बात का अच्छे से एहसास दिला दूंगा कि शियाचू कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम जैसा नाकारा और घटिया पर्सन छू भी सकता है। तुम्हारी औकात उसकी जूती चूमने भी तक की नहीं है और तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, हाँ। एंड उसके बाद जूनियर ब्रदर शूफेई में जो सीनियर ब्रदर गाओ यांग होता है वो एक किक मार देता है। एंड हम देखते हैं वो किक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से शूफेई सीधा जाकर स्कूल टेरेस की जो शायद से बालकनी उससे जाकर टकरा जाता है एंड वो बालकनी टूट जाती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बस चिल्ला रहा होता है क्योंकि अब वो इतनी बड़ी स्कूल बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। एंड उसके बाद शूफेई मस्त नीचे गिरने लगता है। अब मस्त तो नहीं कहेंगे, बेचारा मरने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है, हम देखते हैं वहाँ पर कुछ तो होने लगता है एंड उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो नीचे गिर रहा होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक धड़ाम से गिरने की आवाज आती है एंड शायद से जो शूफेई होता है वो नीचे जमीन पर गिर गया होता है। लेकिन वेट अ मिनट, आखिर ये टोपी कौन लगाए हुए हैं, टोपी लगाए हुए बंदा कौन है। और हम देखते हैं जो शूफेई होता है वो तो नीचे जमीन पर टी शर्ट एंड चड्डा पहने गिरे हुए था। लेकिन आखिर ये बंदा एंशियंट टाइम के कपड़े क्यों पहने हुए है, क्या सच में स्कूल ही है या फिर कोई और जगह, चलो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा जो नीचे गिरा होता है वो बोलता है अरे नहीं यार मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन तभी वो अपने आप को नोटिस करता है कि अरे भाई ये क्या है। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर शूफेई है। एंड नीचे गिरने की वजह से उसके कपड़े ही नहीं बदले, वो दूसरी दुनिया में आ गया है। एंड वो अपने आप को देख रहा होता है कि भैया मैं स्कूल बिल्डिंग से गिरा था, आखिर मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ, हाँ स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा ऊंची है और भैया टोपी कहाँ से आ गई है। एंड उसके बाद शूफेई की नजर कुछ मशरूम पर पड़ती है एंड वो अपने आसपास भी देखता है तो वहाँ पर कुछ चीजें डली हुई हैं। एंड उसके बाद शूफेई उन मशरूम्स के पास जाता है एंड उन्हें देखकर बोलता है ये क्या, ये रेशमी मशरूम्स हैं, हाँ। एंड जो उसकी चीज नीचे जड़े मड़े डली हुई हैं उन्हें देखकर वो बोलता है और आखिर यहाँ पर नीचे ये बहुत ही ज्यादा रेयर जड़ें क्यों डली हुई हैं, हाँ। आखिर यहाँ चारों तरफ इतनी ज्यादा कीमती मेडिसिनल मटेरियल क्यों डला हुआ है। एंड उसके बाद वो एक मशरूम को उठाकर देखता है कहीं भैया ये कोई स्वर्ग तो नहीं है, हाँ। अरे भैया एक मुझ जैसा ओताकू भी हेवन जा सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। एंड ओताकू का मतलब अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। ओताकू का मतलब वो होता है जो पर्सन एनिमे, मंगा, कॉमिक्स इन चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करता है एंड इन्हीं में अपना सारा का सारा वक्त गुजारता है। एंड शायद से इसी वजह से शूफेई को चश्मा आ गया और उसके बाद वो बोल, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है हेवन में तो चारों तरफ बहुत ज्यादा खूबसूरत एंजल्स होती हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये फालतू के मशरूम्स दिख रहे हैं। अब मेरा मतलब उन एंजल्स के मुकाबले तो ये मशरूम फालतू के ही हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद हमारा हीरो शूफेई अपने हाथ में मशरूम ले हैं, वहीं से कुछ गुजरने वाले गुजरते हैं एंड एक बच्चा बोलता है मम्मी आखिर वो ब्रदर उस जहरीले मशरूम को अपने हाथ में पकड़कर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। सो उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि उसकी तरफ मत देखो, कोई घटिया इंसान लगता है।
एंड उसके बाद वो माँ बेटे वहाँ से जाने लगते हैं। एंड उसकी माँ होती है, वो बोलती है क्या तुम्हें पता है हर साल ऐसे कई सारे स्कॉलर्स होते हैं जो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं एंड अब एग्जाम्स में फेल होने की वजह से वो पागल से हो जाते हैं। लगता है ये वही है। एंड दूसरी तरफ उस मशरूम को देखकर शूफई सोच रहा था कि क्या भैया ये एक जहरीला मशरूम है? एंड तुम लोगों ने शायद से एक चीज नोटिस ना की हो, शूफई अपने मुंह में एक पत्ता या फिर कोई तो ऐसी लकड़ी डाले हुए हैं। एंड उसके बाद उस मशरूम को देखकर शूफई सोचने लगता है अरे यार मैंने कुछ सालों तक चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर यानी कि चाइनीज मेडिसिन के प्रोफेसर उनके साथ दवाइयों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। आखिर मेरी आंखें खराब कैसे हो सकती हैं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये रेशी मशरूम ही है। लेकिन तभी अचानक वो शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है कि 1 मिनट। एंड उसके बाद वो उस मशरूम को छोड़ देता है एंड वो अपने चारों तरफ देखकर बोलता है 1 मिनट, आखिर वो माँ बेटी इस एंशियंट टाइम्स के कपड़े क्यों पहने हुए थे? हाँ, मतलब पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ भाई? एंड उसके बाद जो शूफई होता है वो बोलता है अगर मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अब कोई तरह की सुपर पावर्स आ गई हूँ, मैं उड़ सकता हूँ? अरे भाई कोई तो अच्छी पावर, अपने हाथों से आग फेंक सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपनी बॉडी को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि एक मेरा बाल भी कोई चेंज हुआ है। अरे हाँ यार, बाल तो बड़े हो गए हैं लेकिन अदर कोई एबिलिटी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं शूफई के पास एक घोड़ा दौड़ते हुए आने लगता है एंड शूफई की नजर भी उस पर पड़ जाती है। एंड हम देखते हैं शूफई के बगल में से जो वो घोड़ा होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा लंबी छलांग मारता है एंड उसके घोड़े के पीठ पर एक कोई तो पर्सन बैठा हुआ है एंड ये शायद से कोई लड़की है। एंड उसे देखकर जो शूफई होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है कि नहीं यार, मैं अभी अभी तो इस दुनिया में आया हूँ और मुझे अभी अभी ये घोड़ा कुचल कर मार देगा। भैया मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। लेकिन हम देखते हैं जो वो घोड़ा होता है वो हमारे हीरो से थोड़ी दूरी पर गिरा होता है एंड वो घोड़ा भी काफी ज्यादा घायल होता है एंड उसकी पीठ पर जो पर्सन बैठा हुआ था वो भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। एंड उस पर्सन को देखकर जो शूफई होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि ये ना अपनी चोटों का बहाना बनाने वाली है और मुझसे पैसे छीन लेगी। मुझे तो पूरा यकीन है ये मुझसे मेरे पूरे पैसे छीन कर यहाँ से भाग जाएगी और कहेगी कि देखो तुमने मुझे कितना घायल कर दिया। एंड उसके बाद शूफई उस लड़की के पास आ जाता है और हम देखते हैं उस लड़की को काफी सारी चोटें भी लगी हुई हैं। उसके कंधे के बगल में एक भाला भी, मेरा मतलब तीर, उसे लगा हुआ है। उसके कपड़ों पर भी उसे काफी सारा खून लगा हुआ है। जो शूफई होता है वो उस लड़की के चोटों को देखने लगता है, वो उसी के पास बैठ जाता है एंड वो देखता है कि उसके दिल के बगल में एक तीर उसे लगा हुआ है। एंड वो बोलता है इस लड़की की छाती में से तो चोट लगी हुई है। एंड उसके बाद वो बोलता है भगवान का शुक्र है कि ये बहुत ही ज्यादा गहरा जख्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस तीर की नोक पर कुछ जहर लगा हो। मुझे जल्दी से इस तीर को बाहर निकालना चाहिए एंड इसके जो अफेक्टेड एरिया है उसे जल्दी से ठीक कर देना चाहिए। एंड उसके अगले मूड पे हम देखते हैं शूफई उसकी चेस्ट में से उस तीर को बाहर निकाल देता है एंड हम देखते हैं उसके बाद उस लड़की की चेस्ट से जहाँ से शूफई ने वो तीर निकाला था वहाँ पर एक कोई आकृति आ जाती है एंड भाई तितली की तरह लग रही है। वहाँ पर से काफी ज्यादा ऑरा भी आने लगता है और जो वो ऑरा था ना और उसके साथ ही वो तितली, मतलब 2 तितलियां हैं, वो हवा में उड़ने लगती हैं। एंड के ऑरा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान था एंड वो हैरान हो ही पाता, लेकिन तभी जो वो ऑरा था वो शूफई के पास आने लगता है और वो उसे देखकर बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है, भगवान मुझे बचाओ। और हम देखते हैं वो ऑरा या फिर तितली हमारे हीरो के ऊपर बैठ जाती है एंड उसके बाद शूफई की बॉडी पर से वो ऑरा गायब हो जाता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा अचंभित था कि भैया ये क्या हुआ। एंड दोस्तों दोनों लोगों को अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि इनका ना कोई कनेक्शन बिल्ड हो गया है, शायद से कोई कनेक्शन जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद ऐसे ही शाम गुजर जाती है, मेरा मतलब शाम हो जाती है और वहीं पर हम शूफई को देखते हैं जो इस लड़की का इलाज कर रहा था। चलो बाकी सारी फालतू की चीजें हटाओ, मुझे सबसे पहले ना इस लड़की का अच्छे से इलाज कर देना चाहिए वरना खून ज्यादा बहने की वजह से इसकी मौत हो सकती है। और दोस्तों उसका इलाज करते हुए शूफई को रात भी हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां से हमारे हीरो ने वहाँ दवाइयां बना ली हैं और उस लड़की का जो इलाज है वो भी कर दिया है, मरहम पट्टी कर दी है। और उसके बाद हमारा हीरो वहीं पर आग जलाकर बैठे हुए वो शायद से पानी गर्म कर रहा है और तभी उस लड़की को धीरे धीरे थोड़ा होश आने लगता है। वो बोलती है कि पानी, मुझे पानी चाहिए। और उसकी ऐसी बातें सुनकर जो शूफई होता है वो बोलता है कि अरे भैया भगवान का शुक्र है कि ये उठ गई, कितनी देर से बेचारी सोई हुई है। और उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है और उसके बाद जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है वो अपने सामने हमारे मेन कैरेक्टर शूफई को पाती है। और जो शूफई था ना वो उसके बहुत ज्यादा करीब था। वो उससे बोलता है हेलो ब्यूटीफुल लेडी, तुम उठ चुकी हो है ना, लो जल्दी से जल्दी इस गर्म पानी को पी लो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। एंड दूसरी तरफ हम उस खूबसूरत कन्या को देखते हैं जो हमारे हीरो को देखकर शायद से सोच रही थी कि ये कोई ठरकी वर्गी तो नहीं है, मेरे कितना ज्यादा करीब है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो
लड़की धीरे धीरे उठने लगती है और उसे देखकर शूफेई उससे पूछता है, देखो तुम काफी ज्यादा घायल हो, इसी वजह से तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम्हें वहीं लेटे रहना चाहिए, ओके। और उस लड़की के बगल में ही उस लड़की का जो सामान था वो भी डला हुआ था, जैसे उसकी तलवार, उसके बाकी सारी कपड़े शायद से। एंड उसके बाद जो शूफेई होता है वो उस लड़की से बोलता है, पहले मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करवा दूं, मेरा नाम शूफेई है, और आखिर तुम्हारा नाम क्या है खूबसूरत लड़की। और वो लड़की शूफेई को बस देख रही थी कि कितना बोलता है। और उसके बाद जो शूफेई था वो बोलता है, सच में हम दोनों की शायद से ये किस्मत में लिखा होगा कि हम दोनों यहाँ जंगल के बीचों बीच मिले। हाँ, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी तलवार उठाकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से नजर क्या कर रही होती है। उसके बाद वो तुरंत ही हमारे हीरो की तरफ देखती है एंड अपनी तलवार को हमारे हीरो की गर्दन की तरफ रख देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड उसके बाद शूफेई बोलता है, देखो मैंने तुम्हें साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही तुम्हें कुछ तंग किया, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत बुला रहा हूँ, क्या तुम्हें इस मतलब तंग करना लग रहा है? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। आफ्टर ऑल तलवार उसकी गर्दन पर जो रखी हुई है। शूफेई की इतनी ज्यादा बकवास सुनकर वो लड़की बोल, तुम बस बकवास करते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है ना तुम मरना चाहते हो, तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की हमारे हीरो की तरफ तलवार ताने ठानी हुई है। हमारा हीरो बेचारा वहीं पर घबराया हुआ बैठा हुआ है कि कहीं मुझे मार ना दे। वो बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें थोड़ा तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तुम मर जाती, क्या तुम ऐसा करोगे कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है तुम उसी की जान ले लोगी? प्लीज ऐसा मत करो। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम फिर से बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें सच में मरना ही होगा। हमारा हीरो से बोलने की कोशिश करता है कि अरे मोहतरमा, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, जरा देखो अपने जख्म को। जैसे ही वो लड़की जख्म के बारे में सुनती है, वो देखती है कि उसके छाती के चारों ओर बैंडेजेस लगी हुई हैं। वो हमारे हीरो से पूछती है कि क्या तुमने मुझे ये बैंडेजेस लगाई हैं? सो हमारा हीरो तभी एक राहत की सांस लेते हुए बोलता है, हाँ आखिर यहाँ पर हमारे अलावा है ही कौन? क्या तुम्हें कोई दिख रहा है मेरे अलावा? शूफेई की बात सुनकर वो लड़की उसके गर्दन से तलवार हटा देती है और बोलती है, अच्छा तो तुमने मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हारे साथ बुरे तरीके से बिहेव नहीं करूंगी। उसके बाद वो लड़की भी अपने घुटनों पर बैठकर शूफेई से पूछती है, देखो तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारा मुझ पर एक कर्जा है और मैं इस कर्जा को जल्दी चुका दूंगी। मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें किसी भी चीज को दे सकती हूँ, मतलब मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। उसकी बात सुनकर शूफेई बोलता है, सच में कुछ भी? उसके बाद शूफेई मुस्कुराता है और बड़े ही दांत निकालते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझे असिस्ट कर सकती हो, यानी कि एक टाइप की मेरे असिस्टेंट बन सकती हो ताकि मैं इस जगह का एम्परर बन पाऊँ? हाँ, और उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हाँ, और उसके बाद जो हमारी विजय होगी, यानी कि इस दुनिया पर आधा कब्जा तुम रख लेना, आधा कब्जा मैं कर लूंगा, ओके? उस जैसे ही वो लड़की उसकी ये बात सुनती है, वो अपनी तलवार को फिर से उसकी गर्दन पर पॉइंट कर देती है और चिल्लाकर बोलती है, सच में क्या आज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हें इतनी बकवास कर रहे हो? इसका मतलब सच में मुझे तुम्हें मारना ही सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। उसके बाद जो शूफेई होता है वो बोलता है, अरे बहन जी मैं तो बस मजाक कर रहा था, अब तो सीरियस हो गई आप। ये भी आपने ही तो कहा कि मैं किसी भी चीज को मांग सकता हूँ और मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे वो दे दोगी। सो तभी वो लड़की दूसरी तरफ होकर बोलती है, अगर तुम इसी तरीके से घटिया मजाक करते रहे ना तो जल्द ही तुम्हारा सिर हवा में उड़ता नजर आएगा और तुम्हारी बॉडी नीचे जमीन पर गिरी होगी। उसके बाद शूफेई उस लड़की से बोलता है कि मैं एक फॉरेनर हूँ और मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लोगों के यहाँ पर नियम कानून क्या हैं, और वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है? वो लड़की शूफेई को बताती है कि ये ग्रेट यान किंगडम है, नॉर्थ कॉन्टिनेंट। जैसे ही शूफेई उसकी ये बात सुनता है कि ग्रेट यान किंगडम, क्या ऐसी कोई जगह इस दुनिया में है भी या फिर बस मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक हमारे हीरो को कुछ याद आता है। वो बोलता है कि अरे नहीं एक मिनट, एंड उसके बाद हमें एक नक्शा दिखाई देता है और बैकग्राउंड में से शूफेई की आवाज आती है, ऐसा हो सकता है कि शायद से मैं अभी पृथ्वी पर हूँ ही नहीं। हाँ जरूर से ऐसा ही होगा। और ये लड़की जिस तरह के अभी कपड़े पहने हुए हैं, इनको देखकर लगता है मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में हूँ इस वक्त, और मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की से कुछ देर तक बात करनी चाहिए ताकि मैं इससे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाऊँ। यही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे तो इस दुनिया के बारे में घंटा नहीं पता। उसके बाद शूफी उस लड़की से पूछता है, देखो मेरा नाम ना शूफेई है, देखो मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है ब्यूटी। देखो मेरा मतलब मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तो इसी वजह से मैं तुम्हें इतनी देर से ब्यूटी ब्यूटी बुला रहा था। सो शूफेई की बात सुनकर वो लड़की बोलती है, मैं हुआंगफू शेंगान हूँ, हुआंगफू फैमिली से, और मैं ज़ेनबेई की मार्क्यूस हूँ जो कि ग्रेट यान किंगडम के अंडर आता है। देखो बस दोस्तों, मुझे बाकी कोई बात तो समझ में नहीं आई, सिर्फ इसका नाम है हुआंगफू शेंगनैन, तो अब से हम इसे शेंगनैन बुलाएंगे। उस लड़की की बात सुन शूफेई उस लड़की से बोलता है, क्या एक वुमेन भी एक मार्क्यूस हो सकती है? तो दोस्तों मैं तुम्हें मार्क्यूस का मतलब बता देता हूँ कि ये एक ओहदा होता है और एक ऊंचे लेवल का ओहदा होता है एक राज्य में, और इतना बड़ा ओहदा आखिर एक लड़की का कैसे हो सकता है? इसी वजह से हमारे हीरो ने उससे पूछा। जैसे ही वो लड़की शूफेई से ये बात सुनती है, उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है? हाँ, क्या एक औरत अपने राज्य और अपने घर को सुरक्षित नहीं रख सकती है?
क्या तुम औरतों को कमजोर समझते हो? उसका इतना विकराल रूप देखकर हमारा बेचारा छोटा सा नन्हा मुन्ना हीरो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस बात की काफी ज्यादा प्रशंसा करता हूँ कि एक औरत इतने बड़े राज्य के पदवी पर है। सच में मुझे जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद वो लड़की शूफेई से बोलती है, मेरी जो हुआंगफू फैमिली है ना, वो टॉप 3 फैमिली में रैंक 3 पर आती है, समझे? और मेरी जो हुआंगफू फैमिली है वो तुम्हारी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है और तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती है, ओके? इसी वजह से तुम्हें जो भी चाहिए वो हमारी हुआंगफू फैमिली दे देगी। और जैसे ही शूफेई उसकी ये बात सुनता है कि क्या रैंक 3, तो देखो मैं जो चाहूंगा वो मांगूंगा, समझी? उसके बाद शूफेई थोड़ा घटिया अंदाज में सोचने लगता है, देखो भाई ये लड़की ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मुझे इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बनने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या मुझे इससे एक ग्रुप मांगना चाहिए बीवियों का, यानी कि मेरा एक ग्रुप हो जिसमें मेरी कोई ज्यादा नहीं 20-25 बीवियां हो, या फिर एक पहाड़ जिसमें सोने और चांदी की खदानें हो, या फिर कोई मुझे ऐसा नौकर मांग लेना चाहिए जो मेरी हिफाजत कर सके। वाह यार कितनी सारी चीजें हैं, मैं आखिर क्या मांगू तो क्या मांगू। हमारा हीरो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वो लड़की अगले मोमेंट में चिल्लाती है एंड बोलती है कि एक मिनट, आखिर मेरे ब्रीस्ट प्लेट कहाँ पर है? तो अगर तुम्हें ब्रीस्ट प्लेट का मतलब ना पता हो तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जैसे आज के टाइम पर जो ब्रा होता है ना, ऐसे ही एंशिएंट टाइम्स पर ब्रीस्ट प्लेट हुआ करती हैं। यू नो, बात सुन जो शूफेई था वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि भाई ये बात क्या कर रही है। उसके अगले मोमेंट में हम देखते हैं वो लड़की शैंगनैन शूफेई का गुस्से में कॉलर पकड़ लेती है और उसको पूछती है कि आखिर मेरी ब्रीस्ट प्लेट कहाँ पर है। तो उसकी बात सुनकर शूफेई बोलता है कि जब देखो मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे बस काफी ज्यादा घायल मिली और तुम्हारी छाती पर ना एक तीर लगा हुआ था, और देखो तुम्हारी मदद करने के लिए ही ना मुझे तुम्हारी ब्रीस्ट प्लेट तुम्हारी बॉडी से हटानी पड़ी। अच्छा, तो हमारा हीरो जानता है ये ब्रीस्ट प्लेट क्या होती है? उसकी बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, आखिर तुमसे किसने कहा था कि मेरी बॉडी से मेरा आर्मर हटाओ? हाँ कमीने हरामखोर। उसकी बात सुनकर शूफेई बोलता है कि देखो तुम उस टाइम पर बेहोश हो गई थी और उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी, इसी वजह से। एंड अगले मूड में हम देखते हैं वो लड़की अपनी छाती से वो पट्टियां खोलने लगती है एंड अपनी शायद से चोट देख रही होती है। हमारा हीरो से समझाने की कोशिश करता है कि अरे बहन जी रुकिए, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको ये बैंडेजेस लगाई थी। लेकिन अगले मूड में हम देखते हैं जैसे वो लड़की अपनी शर्ट से उस बैंडेजेस को हटाती है, वो उसकी जो चोट थी ना वो बिल्कुल गायब सी हो जाती है, जैसे उसे कभी कोई चोट लगी हुई नहीं थी। एंड ये देखकर हमारा हीरो शूफेई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड उससे हैरान परेशान होते हुए पूछता है कि बहन जी आखिर आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपकी चोट इतनी ज्यादा ठीक कैसे हो गई? एंड उसके बाद जो शूफेई होता है वो शैंगनैन से बोलता है, देखो तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी हुई थी लेकिन फिर भी तुम एक घोड़े पर सवार करते हुए यहाँ तक आ गई एंड तुम्हारी जो चोट है वो भी इतनी ज्यादा ठीक हो गई एंड तुम्हारी ये बॉडी है कि है क्या? लेकिन उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे बोलती है कि तुमने मेरी चेस्ट को टच किया है ना। एंड उसके बाद वो शैंगनैन अपनी तलवार को जोर से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कुत्ते कमीने। एंड वो अपनी तलवार से शूफेई के बिल्कुल बगल में एक अटैक करती है एंड ये अटैक ना काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से शूफेई काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड उसके अगले मूड में हम देखते हैं हमारा हीरो शूफेई वहां से भागने लगता है एंड लड़की भी उसके पीछे दौड़ते हुए आ रही थी। वो बोलती है कि रुक जा अय्याश, कहाँ जा रहा है, मैं तुझे मार दूंगी। और हमारा शूफेई उससे बोलता है कि अरे 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 बहन जी आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर अचानक से आपको क्या हो गया? क्या आप सच में मुझे मारना चाहती हो? हाँ। एंड उसके बाद शूफेई दौड़ते हुए बोलता है कि अरे एक मिनट रुक तो जाओ बहन जी, क्या सच में तुम मुझे इसीलिए मारना चाहती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी चेस्ट को टच किया? हाँ, क्या ये कोई ऐसा कारण भी है जिसकी वजह से तुम्हें मुझे मारना चाहिए? और इसके अलावा मैंने तुम्हारी चेस्ट को इसीलिए टच किया क्योंकि अगर मैं उस टाइम पर उसे टच नहीं करता तो तुम अब तक मर चुकी होती। मैंने उस टाइम पर तुम्हारा इलाज किया तभी जाकर तुम इतनी जल्दी ठीक हो पाई, और मैंने जो कुछ भी किया वो एक डॉक्टर के इंटेंशन के साथ किया। जब मैंने ऐसा किया ना, मेरा कोई भी घटिया इरादा नहीं था तुम्हारे साथ कुछ भी करने का। सो जैसे ही वो लड़की शूफेई की बात सुनती है वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है। एंड उसके बाद वो लड़की वहीं पर रुक जाती है और बोलती है मैं आर्मी में 8 साल से हूँ एंड जब से मैं आर्मी में हूँ तब से मैंने आदमी और औरतों के बीच फर्क करना छोड़ दिया। आखिर मैं किसी भी पर्सन को इस तरीके से कैसे मार सकती हूँ? हाँ। दूसरी तरफ बेचारा हमारा हीरो शूफेई हाँफ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका है भाई। जैसे ही हमारा हीरो उस लड़की की ये बात सुनता है कि वो लड़की और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं रखती, वो उससे चिल्लाकर बोलता है तो अच्छा मुझे ये बताना पसंद करोगे कि आखिर तुमने मुझे बिना किसी रीजन के इतना क्यों मारा और इतना क्यों दौड़ाया? तुमने मुझ पर 3 बार अटैक किया, देख रही हो 3 बार। उसकी बात सुनकर शैंगनैन बोलती है हे मैंने तुम्हें बिना किसी रीजन के एक भी बार अटैक नहीं किया। मैंने पहली बार तुम पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि तुमने थोड़ा ठड़के अंदाज में मुझसे बात की, और दूसरी बार अटैक इसीलिए किया क्योंकि तुम दूसरों की इज्जत तो कुछ करते नहीं हो, और मैंने तीसरी बार इसीलिए किया। एंड उसके बाद वो गुस्से में बोलती है और मैंने तीसरी बार तुम पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि तुमने मेरे बर्थ मार्क को टच किया था। उसकी बात सुनकर शूफेई बोलता है तो बहन जी हुआ
हुआ क्या। उसके बाद वो लड़की अपने बर्थ मार्क के बारे में बताती है। हुआंगफू फैमिली की जितनी भी लड़कियां होती है ना, उनकी चेस्ट पर एक बर्थ मार्क होता है फोइनेक्स पैटर्न वाला, लेकिन अगर उस बर्थ मार्क को कोई भी आदमी टच कर लेता है तो वो बर्थ मार्क गायब हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो शूफे भी याद करने लगता है कि हाँ हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये किस टाइप का मैजिकल बर्थ मार्क है एंड आखिर इसके फंक्शंस क्या है, इससे होता क्या है। उसके बाद वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोलती है जो हुआंगफू फैमिली की औरतें होती है ना, वो हमेशा से ही काफी ज्यादा फेथफुल रही हैं, भरोसेमंद रही हैं। एंड ये जो बर्थ मार्क था वो एक प्राइवेट प्लेस पर था एंड उसे कोई भी आदमी छू नहीं सकता है, मतलब नॉर्मली तो कोई नहीं छू सकता है। एंड अगर एक बार कोई आदमी इसे छू लेता है, यानी कि इस बर्थ मार्क को छू लेता है, तो उसके बाद उस आदमी और उस लड़की को एक दूसरे से शादी करनी पड़ती है। एंड जैसे ही शूफे ये बात सुनता है उसके दिमाग में एक धमाका सा हो जाता है। वो बोलता है कि क्या। उसके बाद हमारा हीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड वो उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि क्या शादी, तो तुम मुझसे मजाक करी हो है ना। आखिर जिंदगी भर का एक फैसला, यानी कि हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हम एक बर्थ मार्क से कैसे ले सकते हैं। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई ने से छुआ होता तो देखो, मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें अपनी ये फैमिली के जो रूल्स है ना उन्हें बदल देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छे रूल्स नहीं है। शूफे की बात सुनकर उस लड़की को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलती है जो बर्थ मार्क होता है ना, उसे अगर कोई ऐसा लड़का छूता है जो उस लड़की से किसी भी ब्लड लाइन में रिलेटेड ना हो, तभी वो बर्थ मार्क गायब होता है। अगर उस लड़की के पिता या फिर भाई या फिर कोई भी उससे ब्लड रिलेटेड पर्सन आदमी उस बर्थ मार्क को छूता है तो वो गायब नहीं होता। और जो हमारे फैमिली के नियम कानून है वो ऐसे ही कभी भी बनाए या तोड़े नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो शूफे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी तरफ वो अपने मन में सोच रहा भगवान का शुक्र है और मेरी किस्मत भी अच्छी है कि अब मुझे इससे शादी नहीं करनी होगी। हाँ ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जितनी बार ये लड़की बोली है उससे ज्यादा बार तो इसने मुझ पर अपनी तलवार चलाई है। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है जो मेरी जेंटल सीनियर सिस्टर से बहुत अलग है, मैं इससे शादी तो नहीं कर सकता। एंड हमारे हीरो ने ऐसा कहा क्योंकि थोड़ी देर पहले उस लड़की ने उसे बताया था कि हमारी फैमिली किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती, अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो नहीं करने पड़ेगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की शूफे से बोलती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते है ना। शूफे बोलता है नहीं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तो बात बस ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आप जैसी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की के लायक हूँ, आपके लिए तो कोई राजकुमारी ठीक रहेगा। उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो से बोलती है देखो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है अगर हुआंगफू फैमिली की कोई भी लड़की को एक आदमी टच कर लेता है तो वो लड़की उस आदमी को मार सकती है अगर वो उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती या अगर वो आदमी उससे शादी नहीं करना चाहता। एंड तुम्हें भी पता होगा कि जो हुआंगफू फैमिली की डॉटर्स की इनोसेंस होती है वो इस तरीके से खोई तो नहीं जा सकती। हाँ उसकी बात सुनकर जो शूफे होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है बिल्कुल, हुआंगफू फैमिली अपनी ही बेटी को थोड़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं, आखिर जिंदगी भर का फैसला इतनी गलत तरीके से थोड़ी लिया जा सकता है। तो उस आदमी को मारने के बाद जिसने भी हुआंगफू फैमिली की डॉटर को छुआ है उनकी बॉडी पर जो बर्थ मार्क होता है वो फिर से वापस आ जाता है ना, उस आदमी को मारने के बाद। एंड उसके बाद शूफे बोलता है ये भी इतनी बुरी बात नहीं है, काफी अच्छी बात है। लेकिन तभी अचानक शूफे को कुछ एहसास होता है कि मारने के बाद है ना, आदमी को मारने के बाद जिसने हुआंगफू फैमिली की डॉटर को छुआ है भोसड़ी वाले वो तो मैं ही हूँ। बाद जो शूफे होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, चिल्लाकर बोलता है इसका मतलब मुझे मरना पड़ेगा। हाँ और जो हुआंगफू फैमिली अपनी बेटी को नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा, यानी कि मुझे ही मरना पड़ेगा, मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो की तरफ बोलती है तो आपने मुझ पर जो उपकार किया है ना उसको मैं अगली जिंदगी में चुका दूंगी, आपकी अगली जिंदगी में। हमारा हीरो बोलता है कि रुको। एंड उसके बाद शूफे उस लड़की से बोलता है देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है ओके, और मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पर जो उपकार चढ़ाया है वो अभी तक तुमने मुझे लौटाया नहीं है। सो वो लड़की बोलती आपने मुझ पर जो दयालुता दिखाई थी उसकी वजह से तो मैंने आपको मौका दिया था कि आप चूज कर पाओ मरना या फिर मुझसे शादी करना। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो मैं कब का उसका सिर उसकी गर्दन से उखाड़ चुकी होती। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, तो मुझे कोई ना कोई फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। एंड उसके अगले मूड में हमारा हीरो किसी पालतू कुत्ते की तरह उस लड़की के पैरों पर चिपक जाता है और बोलता है क्यों ना अब हम शादी के बारे में बात कर लें कि तुम कौन से कपड़े पहनोगी और मुझे कौन से कपड़े पहनने होंगे। हाँ देखो शादी में बहुत ज्यादा खर्च भी हो जाता है, इसी वजह से जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है देखो तुम्हारी और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो मुझे मेरी जान मत बुलाओ, मुझे बस शैंगनैन बुलाओ। हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है शैंगनैन। एंड उसके बाद वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोलती है देखो तो अब तुम मेरी हुआंगफू फैमिली में ज्वाइन कर लो, जिसके बाद हम आराम से शादी कर पाएंगे ओके। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो सोचने लगता है
क्या एक फैमिली को ज्वाइन करना, मेरा तो कोई भी इरादा नहीं है इसकी फैमिली को ज्वाइन करने का। आफ्टर ऑल मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं एक नए जमाने का लड़का हूँ। एंड उसके बाद शूफेई सोचा लेकिन ये एंशिएंट टाइम्स है, आखिर मैं इनकी फैमिली को ज्वाइन कैसे करूंगा, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है और आखिर मुझ जैसा एक टैलेंटलेस लड़का इनका इतनी बड़ी फैमिली का सन इन लॉ कैसे बनेगा, और लगता है शादी करने के बाद मुझे इसी के घर में रहना पड़ेगा। ये सच में मर्दों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। एंड उसके बाद शूफेई उस लड़की से बोलता है देखो अगर मेरा मतलब अगर मैं एक कोई फालतू का कोई काम ना करने वाला सन इन लॉ नहीं बनना चाहता तो क्या तुम मुझे मार दोगी। उसके बाद उन दोनों के बीच देखो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाती है। एंड उसके अगले मिनट में हम देखते हैं हमारे हीरो के सिर पे तो एक खंजर डला हुआ है। एंड वो उसके बाद समझ जाता है कि उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। एंड शादी करने के बाद उसे हुआंगफू फैमिली में ही रहना होगा, एक घर जमाई बनकर। एंड उसके बाद हमारा हीरो शूफेई हंसने लगता है, बोलता है देखो मेरी तो किस्मत अच्छी रही जो मुझे तुमसे शादी करने को मिला, वरना अगर मैं 3 जन्म भी लेता ना तब भी मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हो पाता। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तुम्हारी फैमिली ज्वाइन ही क्यों ना करनी पड़े, मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सुनकर वो लड़की बोलती है देखो तुमने मेरी छाती पर बना हुआ बर्थ मार्क टच किया है, मैं तुम्हें मार सकती थी लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सीने से लगाकर बोलती है और आज से तुम मेरे यानी कि हुआंगफू शैंगनैन के मैन हुए यानी कि पति हुए, और जब तक तुम मेरी हुआंगफू फैमिली का साथ दोगे, उसके साथ वफादार रहोगे तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, समझे तुम। हम शैंगनैन को देखते हैं जो कि वहीं जंगल में आसपास वहां पर जितने भी फ्लावर्स लगे हुए उन्हें देख रही थी। एंड उस टाइम पर वो काफी ज्यादा क्यूट बिहेव कर रही थी, वो बोल रही थी कि वाह यहाँ पर कितने ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा अच्छे महकने वाले फ्लावर्स हैं। उसे देखकर ना शूफेई काफी ज्यादा हैरान था। एंड उसके बाद उन फ्लावर्स को देखकर जो शैंगनैन थी वो बोलती है मैंने इतने ज्यादा अच्छे फ्लावर्स आज से पहले कभी भी नहीं देखे, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतने अच्छे फ्लावर्स हैं तो मैं यहीं से अपने जगह तोड़ ले जाती। उसे देखकर शूफेई सोच रहा था वाह इसकी इतनी गर्ली साइड भी है एक टाइप, हर बार तलवार अपने हाथ पे पकड़कर मेरा पीछा करने के अलावा हुआंगफू शैंगनैन एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, इतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। लेकिन अगले मूड में हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे काफी सारे घोड़ों पर सैनिक दौड़ते हुए आ रहे थे, हमारा हीरो ने देख लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वहां पर एक दो नहीं मतलब बहुत सारे घोड़े पर बैठकर सोल्जर्स आ रहे थे एंड वो शूफेई की तरफ ही आ रहे थे। एंड उन सैनिकों का जो सेनापति था ना वो बोलता है कि मार्क्यूस। एंड उसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे के सारे सैनिक शैंगनैन को मार्क्यूस कहकर उनसे नमस्ते करने लगते हैं। उसके बाद शैंगनैन बोलती है जनरल्स आपको ऐसा बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे हीरो की तो मतलब हालत ही खराब है, बहुत बुरी हालत है बेचारे की। एंड उसके बाद वो जो सेनापति था वो हमारे हीरो के पास आते हुए बोलता है लॉर्ड मार्क्यूस भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जो ईश्वर है वो सच में हम पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। जब हमें खबर मिली कि आप पर अटैक हुआ है तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर अपने सोल्जर्स को लेकर आ गया, और आप पर अटैक होने की वजह से जो हमारी हुआंगफू आर्मी है और सैनबेई आर्मी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सो उसकी बात सुनकर शैंगनैन बोलती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड एक और बात। एंड उसके बाद शैंगनैन हमारे हीरो की तरफ इशारा करके बोलती है मैं अभी बिल्कुल ठीक इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी फियोंसी ने मेरी जान बचाई, अगर मेरा फियोंसी वक्त पर आकर मेरी जान नहीं बचाता तो अभी तक मैं मर चुकी होती और यहाँ पर सिर्फ मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई होती। शैंगनैन की बात सुनकर सेनापति बोलता है फियोंसी। एंड उसके अगले मूड में वो चिल्लाकर बोलता है कि फियोंसी अचानक से आपने इस जंगल में मंगल कैसे कर लिया, मेरा मतलब अचानक से इस जंगल में आपका फियोंसी कहाँ से पैदा हो गया। उसके बाद जो शैंगनैन है वो बोलती है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, ये है मेरा फियोंसी शूफेई। हमारा हीरो भी थोड़ा दांत निकालते हुए बोलता है हेलो एवरीवन मेरा नाम शूफेई है एंड मैं एक हाफ डॉक्टर हूँ, मेरा मतलब थोड़ा बहुत डॉक्टर के बारे में जानता हूँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो उन सभी से हाई करके बोलता है कि तुम सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं जितने भी वो सैनिक थे वो शूफेई के सामने झुकते हुए बोलते हैं हमारे लॉर्ड की जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें शायद से सुबह होने लगी है दोस्तों, अब सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो घोड़े वहीं पर अब अपने राज्य की ओर जा रहे हैं। एंड वहां पर एक बग्घी की भी है जिसमें कोई प्रिंसेस नहीं, हमारा हीरो शूफेई बैठा हुआ है। उसके बाद जो सेनापति होता है वो बोलता है दामाद जी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम हुआंग है और मैं चीशेंग आयरन कैवलरी का 3rd कमांडर हूँ। हमारे हीरो की बग्घी में से आवाज आती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंड उसके बाद वो सेनापति हमारे हीरो शूफेई से पूछता है कि दामाद जी आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही और मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने हमारी मार्क्यूस का दिल कैसे जीता। हाँ सो उसकी बात सुन शूफेई बोलता है वैसे तो मैं सच बताऊं तो वो मेरे कैरेक्टर और मेरी ताकत से इम्प्रेस हो गई। कितना झूठ बोल रहा है कमीना। लेकिन तभी वो सेनापति बोलता है वैसे मुझे यहाँ पर आपके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि आखिर एक घोड़े को कैसे चलाया जाता है, और ताकत आप एक घोड़े को संभाल भी नहीं पाए, आप में क्या ताकत होगी। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो काफी
बुरा फील करता है यार। उसके बाद हमें पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जंगल में बैकग्राउंड में से आवाज आती है, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं एक घोड़ा नहीं चला सकता। हाँ देखिए आप ऐसा मत कीजिए वरना आपको चोट लग जाएगी दामाद जी। एंड हम देखते हैं हमारे हीरो ने जितनी भी बार घोड़े पर बैठने की कोशिश की है वो बार बार नीचे जमीन पर गिरता हाँ और ये सब सेनापति वहीं खड़ा देख रहा था। और उसके बाद सेनापति ने बोला था हमारे हीरो से, आपकी बॉडी देखकर लगता है कि आप सच में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आखिर लॉर्ड मार्कस ने आपको अपना फियोंसी क्यों चुना? बहुत अजीब लग रहा है इस वक्त मुझे। सो उसके बाद शू फेई उस सेनापति से बोलता है, आखिर तुम्हें पता ही क्या? हाँ क्या उसने मुझ पर 3 बार लगातार अटैक किया और वो मुझे एक भी बार कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई और वो मेरी इसी ताकत को देखकर इंप्रेस हो गई, समझे? उसकी बात सुनकर सेनापति बोलता है, सच में जो हुआंगफू फैमिली की हमारी मार्केस है ना वो बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट्स जानती हैं और उनके जो मार्शल आर्ट्स हैं वो वर्ल्ड के टॉप 3 रैंक में आते हैं। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान रहता है कि क्या मार्शल आर्ट्स वो भी टॉप 3, वो भी पूरी दुनिया में। उसके बाद शू फेई शेंगनेन के बारे में सोचते हुए बोलता है, हुआंगफू शेंगनेन इतनी ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं उस सेनापति को जो हमारे हीरो से चिपक जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं आपको कम समझ रहा हूँ दामाद जी, मुझे आपसे एक बार लड़ाई करके देखना चाहिए कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो और हो सकता है कि आप मुझे चुटकियों में ही हरा दो, क्योंकि जो हमारी मार्केस है वो आपको अपना फियोंसी बोल रही हैं। मुझे लगता है हमें एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो सेनापति हमारे हीरो के पास अपनी तलवार को खोलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर शेंगनेन आती है जो बोलती है, हे उसने बिल्कुल सही कहा, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने उस पर लगातार 3 बार अटैक किया। उसकी बात सुनकर सेनापति हैरान हो जाता है कि 1 मिनट, सच में मार्कस? उसके बाद वो सेनापति बोलता है, इसका मतलब दामाद जी बहुत ज्यादा औसम है, मैंने अभी आपसे जो कुछ भी किया दामाद जी वो मुझके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। शू फेई बोलता है कि अरे कोई बात नहीं। तरफ बेचारा घबराया हुआ ये सोच रहा था आखिर क्यों हुआंगफू शेंगनेन ने मेरी बात के साथ अपनी बात जोड़ दी और मेरी बात को सही ठहराया। क्या सच में मुझसे शादी करना चाहती है और चाहती है कि मैं इसका हस्बैंड बन जाऊं? एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें कुछ देर बाद के वहीं राज्य के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकग्राउंड में से किसी की आवाज आती है। पूरी पूछता है कि आखिर इस बग्घी यानी कि कैरेज में कौन है? तो दूसरा बंदा जवाब देता है, पता है मैंने सुना है कि ये लॉर्ड हुआंगफू का फियांसी है। एंड उसके बाद वहां पर जो जनता जनार्दन थी वो आपस में बात करने लगती है कि भाई हो ही नहीं सकता, आखिर हमारी लॉर्ड हुआंगफू जैसी एक हीरो एक कमजोर से आदमी से कैसे शादी कर सकती हैं? और मैंने सुना है उनका जो फियांसी है वो तो एक घोड़े पर भी सही से नहीं बैठ सकता। हे तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम इसी तरीके से बात करते रहे उनके फियांसी के बारे में तो वो तुम्हें मार देंगी। तीसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि लॉर्ड हुआंगफू का एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है क्राउन प्रिंस के साथ। उसके बाद हमें बग्घी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ शू फेई शेंगनेन से बोलता है कि मुझे एक घोड़े पर बैठकर उसे अच्छे से चलाना सीखना चाहिए। शेंगनेन बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम धीरे धीरे फ्यूचर में सीख सकते हो, लेकिन देखो तुम्हें इस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं। एंड उसके बाद हमें वही शायद से महल दिखाया जाता है, ईस्ट पैलेस ऑफ द इंपीरियल पैलेस। जहाँ ये जो महल है उस महल से आवाज आती है, बकवास करो, तुम सभी इतने घटिया कैसे हो सकते हो? हाँ। उसके बाद वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शायद से प्रिंस है एंड वो अपने कुछ लोगों पर गुस्सा करके बोलता है कि क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली? उसके सामने खड़ा हुआ आदमी घबराते हुए बोलता है कि योर मैजेस्टी, उसे इतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई भी हमारा आदमी उसके पास नहीं जा पा रहा है और वो जो आदमी है वो मार्कस का हस्बैंड है। सो तभी जो प्रिंस होता है वो चिल्लाकर गुस्सा करते हुए बोलता है, देखो मुझे इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरीका यूज करते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने का, लेकिन मुझे उस कमीने के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ आखिर वो आदमी मेरी औरत वुमेन को कैसे मुझसे दूर कर सकता है? हाँ उसने मेरे दिल की तिजोरी पर डाका डाला है और मेरे प्यार को मुझसे छीना है एंड इसका नाम है प्रिंस जाओ जैन। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन मिलता है, हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो एंड शेंगनेन आ गए होते हैं। हमारा हीरो बग्घी से उतरकर बोलता है, क्या सच में ये तुम्हारा घर है? सच में ये तो मुझे किसी नोबल की तरह लग रहा है। एंड उसके बाद शेंगनेन हमारे हीरो को एक कपड़ा देती है और बोलती है, मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं बिजी रहूंगी और जो हुआंग क्यूआई है वो तुम्हारा कुछ दिनों के लिए ख्याल रखेगा, ओके? और तुम थोड़ा आराम कर लो। सो हमारा हीरो बोलता है, थैंक यू शेंगनेन। एंड उसके बाद जो शेंगनेन होती है वो वहां से चली जाती है और शू फेई बोलता है, क्या तुम्हारी ये जो मार्क्यूस है वो हमेशा इतनी ज्यादा बिजी रहती है? सो सेनापति बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता? एंड उसके बाद जो सेनापति होता है वो हमारे हीरो को बताने लगता है, इस बार जो हमारी मार्क्यूस पर अटैक हुआ था मुझे लगता है कि वो उन्हीं के कुछ खास लोगों ने किया है। अब जो हमारी मार्केस इस पैलेस में आ गई हैं तो वो सेंट के पास गई हैं और उन्हें एक मिलिट्री कैंप में भी जाना है सारे के सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन सारी चीजों का मतलब है कि जो हमारी मार्केस हैं वो सच में बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं अपने काम के चक्कर में और बहुत ही कम वक्त वो इस घर में बिता पाती हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो सेनापति के पीछे पीछे जाने लगता है एंड वो बोलता है, क्या
उसी के लोगों ने उस पर हमला किया। आखिर ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? सेनापति बोलता है जो हुआंगफू फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और जो हमारी लॉर्ड है वो तुम्हें खुद ही इन सारी चीजों के बारे में बता देंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो एक जगह पर खड़ा हुआ होता है एंड उसके सामने बहुत सारे नौकर नौकरियां खड़े होते हैं। सेनापति उन सभी से बोलता है कि ये हमारे लॉर्ड मार्कस के हस्बैंड हैं, इसी वजह से हर किसी को इनके हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा, समझे तुम लोग? सो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वेलकम दामाद जी। हमारा हीरो बोलता है कि आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अभी को देखते हैं जो इतने सारे नौकरों को देखकर सोच रहा था कि भाई इतने सारे नौकर, ये जो मार्केस का महल है ना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एंड इसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, शायद से शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे में से हमें शूफे की आवाज आ रही थी। वो बोलता है कि क्या नहाने के लिए पानी तैयार हो गया है? तो एक नौकर की आवाज आती है कि हाँ सन इन लॉ, आपके नहाने के लिए पानी हो गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो शूफे था वो नहाने के लिए एक कमरे में आ गया था जहां पर उसके नहाने के लिए गर्म पानी था एंड वो अपने कपड़े उतारते हुए सोच रहा था आखिरकार अब मैं थोड़ा वक्त अकेले गुजार सकता हूँ, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को ना वो सारे के सारे नौकर घूर रहे थे। वो सोच रहा था काफी ज्यादा अजीब सा माहौल हो रहा है यहाँ पर। जब हुआन क्यू यहाँ से चला गया तो ये सर्वेंट है वो मेरी तरफ बड़ी अजीब तरीके से घूरने लगे जैसे मैं उनका कोई दुश्मन हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं शूफे मस्त आराम से टब में बैठ जाता है नहाने के लिए एंड उस वक्त वो सोच रहा था शायद से मैं ये ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आखिर ऐसे नौकर मेरे बारे में गलत ही क्या सोचेंगे। हाँ लेकिन भाई लोग तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट एंड वहां पर आ जाती है दरवाजा खोलकर एक लड़की। हमारा हीरो भी उसे देख लेता है एंड जो वो लड़की थी वो कतई खूबसूरत अंदाज में जिसके बड़े बड़े संतरे थे वो आई थी एंड वो बोलती है कि दामाद जी मैं यहाँ पे आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। एंड तुम लोग जान सकते हो समझ सकते हो कि नहाते वक्त आखिर वो हमारे हीरो की क्या ही सेवा करने के लिए आई है। उसे देखकर हमारा हीरो कतई बौखला जाता है और बोलता है नहीं तुम यहाँ पर आ गई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो लड़की सिर्फ वहां रुकती नहीं है, वो अपने कपड़े भी उतारने लगती है। पहले तो वो अपने ऊपर वाले कपड़े उतारती है, यहाँ से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे हीरो के पास ना रूहानी ताकतें हैं, उसे सब कुछ दिखाई दे जाता है जिसकी वजह से उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। और जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि दामाद जी आपने आज बहुत सारा काम किया जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा थके हुए होगे और यहाँ पर मैं आपकी गुलाम आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, आपकी पीठ रगड़ने के लिए आई हूँ, बताइए कैसे रगड़ूं आपकी पीठ, अपने संतरों से या फिर हाथों से? हमारा हीरो अपना हाथ भी लगा लेता है आंखों पर, लेकिन वो आंखों से देख भी रहा था एंड वो बोलता है देखो तुम्हें ना जाने क्या करना चाहिए, बस यहाँ से चली जाना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि जो वो लड़की थी वो हमारे हीरो के पास आ गई थी अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर एंड वो उससे चिपक गई थी और बोलती है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो, आप क्या अभी भी वर्जिन हो, है ना आप वर्जिन हो, है ना? लेकिन उसके बाद वो लड़की एक ईविल हंसी देती है जिसके बाद हम समझ जाते हैं कि ये लड़की कोई खतरनाक है। एंड हमारा हीरो तो उस लड़की से इतना तो शर्मा रहा था कि वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और उससे बोलता है कि प्लीज तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। लेकिन वो लड़की बोलती है आखिर आपको किस बात का डर लग रहा है? हाँ हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मत शर्माइए आप। लेकिन हमारा हीरो उससे बोलता है देखो मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो लड़की बोलती है अच्छा तो अगर ऐसी बात है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी गहरी सांसें लेने लगती है जिसकी आवाजें सुनकर हमारा हीरो थोड़ा और ज्यादा नर्वस हो जाता है। एंड उसके बाद वो लड़की खतरनाक तरीके से भैया बहुत जोर से चिल्लाती है कि कोई प्लीज कोई मुझे बचाओ, ये दामाद जी बहुत ही ज्यादा ठगी है एंड यहाँ पर भी मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और हमारा हीरो शूनफे उसकी ये बातें सुनकर पत्थर की मूर्त बन जाता है एंड बेचारा टूटने भी लगता है कि एक तो ये लड़की खुद यहाँ पर आई और उसके बाद खुद यहाँ पर बैठ गई मुझसे चिपक कर और उसके बाद मेरे साथ गंदी बातें भी करने लगी एंड अब खुद ही चिल्ला रही है। जैसे ही वो लड़की चिल्लाती है हम देखते हैं दरवाजा खोलकर उस बाथरूम में ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? हाँ एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों में जो एक बंदा था वो बोलता है दामाद जी आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ आपको शर्म नहीं आती जो आप एक नौकरानी के साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं? हाँ दूसरा कोई बंदा बोलता है आखिर हमारी महान लॉर्ड मार्क्यूस ने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें ऐसा बंदा मिला, ऐसा पति मिला जो नौकरानियों के साथ वक्त बिताने के लिए तैयार है? तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है और दूसरा बंदा उससे पूछता है कि अंकल फू अब हम इसके साथ क्या करना चाहिए आप बताइए। वो बुढ़ा चिल्लाकर बोलता है उसे वुड शेड में कैद कर दो, ओके, और जब तक मार्केस यहाँ पर वापस नहीं आती तब तक इसका अच्छे से ख्याल रखना कि ये कहीं भाग ना जाए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया है, उससे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया करूँ तो करूँ क्या। एंड दूसरी तरफ वो लड़की वहां पर ईविल हंसी दे रही है, यानी कि सब कुछ भाई एक अकॉर्डिंग टू प्लान था। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को लात मार के वहां के गुलामों ने डाल दिया है, फेंक दिया है। एंड वहां पर जिसने हमारे हीरो को लात मारी है वो बोलता है कि यहाँ पर अच्छे कुत्ते की तरह बिल्कुल चुपचाप रहना होगे। एंड उसके बाद वो बंदा वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। हमारा हीरो बेचारा बेसहारा औरत की तरह वहीं पर पड़ा हुआ है। एंड उसके बाद शूफे वहां पर उठने की कोशिश करता है, बेचारा बोलता है आखिर यहाँ के लोग कैसे हैं और ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने एक प्लान बनाया और मुझे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंसा कर फेंक दिया
उसके बाद हमारा हीरो बेचारा उस कमरे में अकेला था एंड वहां पर से भूसा रखा हुआ था जानवरों के खाने के लिए एंड वो बोलता है सच में क्या मैं यहाँ पर अब बंदी बन के रहने वाला हूँ, हमेशा के लिए यही रहूंगा। मेरी जो वो बीवी है, बीवी कम शैतान ज्यादा, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद वहां पर एक खिड़की थी जहां पर हमारा हीरो आता है एंड वहां पर वो चारों तरफ देखने लगता है कि प्लीज प्लीज कोई मुझे बचा लो, ये लोग बता मुझे मार डालेंगे यहाँ पर। लेकिन उसी खिड़की के नीचे दो लोग बैठे हुए थे एंड वो रखवाली कर रहे थे कि कहीं ये बंदा यहाँ से भाग ना जाए। उन्हें देखकर हमारा हीरो शूफेई सोचता है यहाँ पर तो बाहर गार्ड्स हैं, सच में मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला है। एंड उसके बाद शूफेई सोचता है अगर मुझे इस बात का इतना सा भी अंदाजा होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ये लोग मुझे इस तरीके से यहाँ पर मेरे साथ एक षड्यंत्र रचकर मुझे इस तरीके से एक जगह पर कैद कर देंगे, तो मैं यहाँ पर इनका घर जमाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं होता। क्या यार, मेरी किस्मत कितनी खराब है। लेकिन उसके बाद शूफेई मस्त आराम से उसी घास पर बैठ जाता है एंड उसके बाद वो उस घास पर लेट भी जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो ने ना कल रात से बहुत ज्यादा काम किया है। पहले तो मार के उसकी जान बचाई उस लड़की की एंड उसके बाद उस लड़की ने हमारे हीरो को कितना ज्यादा दौड़ाया, परेशान किया एंड उसके बाद शादी के लिए भी फोर्स किया। उसके बाद तो उस जंगल में से इन्हें यहाँ राज्य में आने तक दिन भर हो गया एंड उसके बाद बेचारा नहाने के लिए गया तो वो लड़की आ गई जिसने अच्छा खासा हमारे हीरो के साथ प्रैंक कर दिया। बेचारा सो ही नहीं पाया, सो यहीं पर लेट गया सोने के लिए एंड वो सोच रहा था बेचारा मुझे यहीं पर सो जाना चाहिए और बस मरने का इंतजार करना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो तुरंत ही सो भी जाता है, मस्त आराम से खर्राटे मार रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके कान के आसपास से रोशनी निकलने लगती है। हम देखते हैं दोस्तों वही सुनहरे कलर की रोशनी जो उस शैन फैंग की बॉडी में से निकली थी एंड हमारे हीरो के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे हीरो को अब उस शैन फैंग के साथ शादी करनी पड़ रही है। वो रोशनी उसके चारों तरफ होती है एंड दोस्तों वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी ना कि वो उस कमरे के भी बाहर आ रही थी एंड बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी थी वो। एंड वहाँ पर जो गार्ड्स थे, गार्ड्स को देख लो और इन्होंने भूल जाओ, क्योंकि इतने बुरे तरीके से तो सो रहे हैं कि क्या बताएं। एंड वहाँ उस कमरे में से थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी, सो वो गार्ड्स बोलते हैं कि क्या अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है? हाँ थोड़ी सुनाई तो दे रही है, ना जाने क्या ही आवाज़ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं उस कमरे में वही सुनहरी रोशनी का एक फॉर्मेशन बनने लगता है एंड बाहर जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं अरे भैया परवाह मत करो इतना ज्यादा, सो जाओ। एंड उसके बाद हमें वही रोशनी देखने को मिलती है जो हमें उस टाइम पर देखने को मिली थी जब हमारा हीरो अपनी दुनिया अर्थ पे से इस दुनिया में आया था। एंड उसके बाद हमें हमारे हीरो की वही यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहां पर वो रोशनी गिरी है एंड वहां पर एक मस्त सफाई कर्मी वहां पर सफाई कर रहा है, मस्त गाने भी गा रहा है, उलाला 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 उलाला। एंड हम देखते हैं जहां पर वो झाड़ू वाला साफ सफाई कर रहा होता है, वहीं पीछे वो रोशनी आकर गिरती है एंड उसकी आवाज काफी तेज थी। सो वो झाड़ू वाला अपनी झाड़ू तो दूर रखता है एंड दूसरी तरफ देखने लगता है कि भाई यहाँ पर अभी भी क्या गिरा, कुछ तो गिरा यार, चलो देखते हैं आखिर ये सब है क्या। एंड वहां पर काफी ज्यादा धुआं धुआं निकल रहा था एंड हम देखते हैं दोस्तों जब वो सफाई कर्मी वाओ ही टकला वहीं झाड़ियों की ओर देखता है तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर शूफेई होता है जो कि अपने यूनिवर्सिटी वाले एक टी शर्ट और चड्डे में होता है एंड वहां पर बेचारा शायद से बेहोशी की हालत में होता है। एंड जो वो गार्डनर होता है वो हमारे हीरो से बोलता है हे बच्चे आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, वहाँ बाहर सोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एंड तुम्हारी जो क्लास है वो भी देखो स्टार्ट होने वाली है, चलो क्लास में जाओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं शूफेई भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। पीछे से वही बुड्ढा बोलता है कि भाई उठ जा यार,